ठीक है, एक हमने एरिथ्रोपोइटिन का जिक्र करना है, दूसरा हमने जिक्र करना है विटामिन B12 जिसको हम कोबालामिन भी कहते हैं, और एक और विटामिन है जिसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। वैसे फॉलिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन B9 है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, 2 सेकंड होल्ड। ऑलराइट। तो मैंने बताया था कि ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन में। ठीक है, इन 3 के रोल हमने बेसिकली डिस्कस करने हैं, स्टडी करने हैं किस किस का क्या क्या रोल है। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी एरिथ्रोपोइटिन क्या चीज है। एरिथ्रोपोइटिन एक रेगुलेटरी हार्मोन है जो कि आपके पास फॉर्म होता है लिवर के अंदर, मेनली लिवर के अंदर होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन 90% जो है वो हो रही है आपके लिवर के अंदर, और बाकी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10% होती है किडनीज के अंदर। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, 10% लिवर के अंदर होती है और 90% होती है किडनीज के अंदर, ज्यादा किडनीज के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो एक चीज आपने गौर करनी है, ये तो देखा हमने साइट ऑफ प्रोडक्शन। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती कब है। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, उसकी प्रोडक्शन होती कब है, हमें कब जरूरत है कि एरिथ्रोपोइटिन बने ताकि आरबीसी को बढ़ाया जा सके। तब जरूरत पड़ती है जब टिश्यू ऑक्सीजनेशन की कमी हो। ठीक है, जब टिश्यू प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेट नहीं हो रहे होते तो जरूरत पड़ती है हमें आरबीसी की तादाद को बढ़ाने के लिए। तो जाहिर सी बात है टिश्यू सॉरी ऑक्सीजन की कमी में एरिथ्रोपोइटिन बनेगा। ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया स्टिमुलेट कर रहा होता है हमारी एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को। याद बात में आ गई। और फिर एरिथ्रोपोइटिन आगे जाके स्टिमुलेट करेगा आरबीसीज की प्रोडक्शन को। क्लियर है बात। जी 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 सर ये थोड़ा दोबारा बताइएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन की कमी, मैं बल्कि ग्रीन कलर से फर्क करने शुरू कर देता हूं आपको। ऑक्सीजन की कमी यानी O2 का डेफिशिएट जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। इस हाइपोक्सिया की वजह से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एरिथ्रोपोइटिन। और इस एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है, ये जो एरिथ्रोपोइटिन हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले, इस एरिथ्रोपोइटिन का काम है आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। क्लियर है। तो जब टिश्यूज को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है तो आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाती है। क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि किस तरह से आरबीसी की प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो रही है, क्या चीज है जो कि एरिथ्रोपोइटिन को फॉर्म करवा रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है। अब देखिएगा, एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास जो भी सब्सटेंस है वो जाहिर सी बात है हमारी जीन से डीएनए से फॉर्म होना होगा। समझ में आ रही है बात। सब्सटेंसेस खास तौर पे जो प्रोटीन है वो ट्रांसक्राइब होती है ना, तो एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एक अदद ग्लाइकोप्रोटीन होती है। एरिथ्रोपोइटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब होता है, जिसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन भी हो और प्रोटीन पोर्शन भी हो। और प्रोटीन किस तरह फॉर्म होती है हमें पता है, एक डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है और फिर वो एमआरएनए जाके बाहर उसकी ट्रांसलेशन होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस से आपकी जीन से क्या बन रही होती है, प्रोटीन। डन होने के बाद अब होता बेसिकली क्या है, जो जीन एरिथ्रोपोइटिन के लिए होती है, यानी जिस जीन से एरिथ्रोपोइटिन ने बनना होता है, उस जीन का एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट। क्या मतलब मेरी बात का, ये कंसीडर कीजिएगा मेरे पास एक जीन है, डीएनए का एक पोर्शन है। ठीक है, लंबा डीएनए उसका एक पोर्शन है। इस पोर्शन से हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन फॉर्म होती है, यानी जब इस पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन होती है। यहां तक बात क्लियर है। जी सर। अब इस जीन का या इस डीएनए के पोर्शन का एक हिस्सा है, ये इतना सा मिसाल दे रहा हूं,
ये हिस्सा है जिसका नाम है हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक होगी बात? ये तो हमने एक तरफ देख लिया। दूसरी तरफ देखो जनाब, जब ऑक्सीजन की टिश्यूज में कमी होती है, यानी जब टिश्यू को हाइपोक्सिया फेस करना पड़ता है, तो हाइपोक्सिया के नतीजे में हाइपोक्सिया से इंड्यूस होने वाले कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। तो नाम से जाहिर है उन सब्सटेंसेस का नाम है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो कि हाइपोक्सिया से इंड्यूस होकर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी में क्या फॉर्म हो गया? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इस डीएनए के हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट पे एक्ट करेगा और इसे कहेगा कि जनाब तुम अपना काम इंक्रीज करो। तो इस तरह से इस पूरे जीन की, जिस जीन ने इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म करनी थी, हमने उसकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को तेज कर दिया। जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को तेज कर दिया तो हमारे पास ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, और जब ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन फॉर्म होगी तो वो ज्यादा आरबीसीज को स्टिमुलेट कर देगी। हाँ जी, ये समझ में आ गया इरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन? ये किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले। सब थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर तो मुख्तलिफ जगहों से, जिस तरह का टिश्यू है जहां पे हाइपोक्सिया फेस करना पड़ रहा है, वहां से भी रिलीज हो सकता है। खास तौर पे हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर रीनल टिश्यू से आता है, किडनी से। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी तो सारी बात है, मसल्स को भी ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा होगा, उससे थोड़ा बहुत ब्रेन को भी करना पड़ रहा हो। लेकिन जब किडनीज को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, तो किडनीज का टिश्यू हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोड्यूस करता है, खास तौर पे किडनीज में भी इंटरस्टिशियम सेल्स। यहां तक सबको क्लियर है या एक बार रिपीट कर दूं मैं? जी जी, कोई क्वेश्चन? पूछे। सर ये आपने टिश्यू का रिस्पांस बताया था कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर जाके एक छोटे स्मॉल टिश्यू को एक्टिवेट करता है। सर ये जरा रिपीट करते हैं, मुझे समझ नहीं आई। मैं बता रहा हूँ, ये टिश्यू नहीं है, ये मैंने आपको बताया वो जीन है जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन से इरिथ्रोपोइटिन बनेगी। इरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है उसका, और एक प्रोटीन पोर्शन है। प्रोटीन किस तरह बनती है? डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हमेशा होती है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से। अब डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? बेसिकली ये वो डीएनए का पोर्शन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनेगी। अगर पता है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, वो एक एमआरएनए फॉर्म कर देता है। डीएनए वो एक एमआरएनए फॉर्म करता है, फिर उस एमआरएनए से राइबोसोम पे जाके प्रोटीन फॉर्म हो जाती है। पता है ना इस बात का आपको? यस सर। अगर ज्यादा जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, ज्यादा एमआरएनए बनेगा, ज्यादा इरिथ्रोपोइटिन बन जाएगी। अब हमने किया क्या? जब हाइपोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, खास तौर पे किडनी के टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो किडनी का टिश्यू हाइपोक्सिया की वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोड्यूस कर देगा। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इस डीएनए के हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट के ऊपर जाएगा, और हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट से कहेगा कि भाई तुम्हें नहीं पता इरिथ्रोपोइटिन की जरूरत पड़ी हुई है, क्या बंदे हो यार, अपने डीएनए को समझाओ कि ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करे। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। हाइपोक्सिया रिस्पांस एलिमेंट इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा यानी कि एमआरएनए ज्यादा, एमआरएनए ज्यादा यानी कि प्रोटीन ज्यादा, इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा। तो हाइपोक्सिया की वजह से इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा फॉर्म हो गया। क्लियर है सबको? जी सर। ऑलराइट। अच्छा, लेकिन एक चीज है, अब मेरा आपसे सवाल ये है, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की, वो क्या? जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन की तादाद बढ़ती है, फौरी तौर पे आरबीसी नहीं बढ़ रहे, चंद दिनों बाद आरबीसी बढ़ रहे हैं। ये क्या गतिविधि? देखो तो इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज कर चुका है, लेकिन आरबीसी कुछ दिनों बाद इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इरिथ्रोपोइटिन कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप करता है जिसके नतीजे में कुछ देर बाद आरबीसी बनते हैं। तो कौन सा स्टेप करता है? आरबीसी की फॉर्मेशन में जो पहला स्टेप था, यानी क्लूनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाना। फिर इस प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से आगे बनता है आपके पास बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इससे आगे का बनता है पॉलीक्रोमैटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर
एरिथ्रोसाइट, वो सारा कुछ चक्कर बाद की बात। ये जो स्टेप है ना, पहला स्टेप क्लोरोफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाना, इस स्टेप को स्टिमुलेट करता है आपका ये एरिथ्रोपोएटिन। और यही वजह है कि एरिथ्रोपोएटिन के रिलीज के फौरी बाद आरबीसी नहीं बनते, बल्कि जैसे ही एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा वो ज्यादा सारा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बना देगा, फिर उन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को आरबीसी बनने में टाइम लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन के इंक्रीज करने के कुछ दिनों बाद आरबीसी की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करती है। क्लियर हो गई बात? जी सर। जी यस सर। जब हमारी बॉडी को जब आरबीसी ज्यादा प्रोडक्शन की नीड होगी, जब जो है वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी टिश्यू में, फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद, जैसे 5 डेज के बाद आरबीसी हमारे ब्लड में सर्कुलेट करेंगे। फिर 5 दिन तक हमें आरबीसी कहाँ से मिलेंगे? उन 5 दिनों में आरबीसी की सप्लाई हमें नहीं इंक्रीज कर सकेंगे। हम अपनी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन इंक्रीज कर लेंगे। हम दूसरे देखें, बेसिकली ना बॉडी में दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक एक्यूट रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक क्रोनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक्यूट रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि बहुत फौरी तौर पे हो रहे हैं, रैपिडली, जिस तरह आपने एक्सरसाइज शुरू की, आपको फौरन पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गई। एक्यूट रिस्पॉन्सेज तो नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, खास तौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा दी, आपके बाकी टिश्यू को कम ब्लड दे दिया, एक तरफ ज्यादा ब्लड भेज दिया। अब आगे टांग को ज्यादा ब्लड चाहिए, हमने क्या किया, बाकी टिश्यूज में वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाई, ब्लड थोड़ा कर दिया, टांगों में ब्लड ज्यादा कर दिया। ठीक है, लेकिन ये जो आरबीसी की प्रोडक्शन में इजाफा है, ये कोई 2 दिन में तो नहीं होने लगा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जिस तरह जो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं और जो बड़े ऐसे वहां पर रह रहे हैं, इस वजह से उनके अंदर ऐसे आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। यही रीजन है कि अगर एक इंसान सडनली केटो की पीक पर चला जाए तो उसका सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों में जाता है, ताकि शुरू में उसकी आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए और ऊपर पहुंचते पहुंचते तक उसको इतना टाइम मिल जाए कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाए। रैपिडली आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती। अब पहाड़ी लोगों का आपने देखा होगा, स्किन काफी रेडिश होती है, आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं। आप एक दिन मरीज हो गए हैं तो ये तो नहीं है कि आपके आरबीसी ज्यादा हो चुके होंगे। हाँ, हफ्ता महीना आप अगर मरीज में रहेंगे तो आपकी आरबीसी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ये सारा हमने एरिथ्रोपोएटिन का मैकेनिज्म पढ़ा। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये ज्यादा कौन सी जगह पे हो रही है? 90% किडनीज के अंदर। तो अगर किसी शख्स में किडनी फेलियर हो जाए, जो कि हो जाता है, आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा या डायलिसिस सुना होगा, ये सारा कुछ तब किडनी फेलियर हो, तो अगर किसी शख्स में किडनी फेलियर हो जाए तो किडनी फेलियर के नतीजे में वो एरिथ्रोपोएटिन फॉर्म नहीं कर सकेगा। और जब एरिथ्रोपोएटिन फॉर्म नहीं कर सकेगा, या बहुत थोड़ी कर सकेगा, जब थोड़ी एरिथ्रोपोएटिन होगी तो ऐसे शख्स के अंदर आरबीसी की तादाद भी थोड़ी हो जाती है, और थोड़ी आरबीसी की तादाद की वजह से हम कहते हैं बंदे के अंदर एनीमिया भी हो जाता है। तो ये आपको एमसीक्यू के हवाले से भी पता होना चाहिए है, रीनल फेलियर की वजह से एनीमिया हो रहा है। क्यों एनीमिया हो रहा है? क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन इफेक्ट हो चुकी है। हमने नॉर्मल फंक्शनिंग भी पढ़ ली और इसकी एबनॉर्मैलिटी भी पढ़ ली कि किडनी जब खराब होगी तो वो एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्मेशन में मसला करती है। क्लियर है बात सबको? यस जी सर। सर। ऑलराइट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, किसी को क्वेश्चन इरेज करो, क्वेश्चन है तो पूछते हैं। ऑलराइट, क्या एक्सप्लेन कर दूं? एनीमिया, एनीमिया मैंने ये बताया आपको, जब किडनी का रिमूवल हो या किडनी का फेलियर हो किसी शख्स के अंदर, तो किडनी फेलियर की वजह से एरिथ्रोपोएटिन नहीं बन सकेगा, और जब किडनी फेलियर की वजह से एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो वो एरिथ्रोपोएटिन जो आरबीसी को स्टिमुलेट कर रहा था वो बेचारा खुद नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है आरबीसी भी नहीं बनेंगे, आरबीसी थोड़े बनेंगे, और थोड़े आरबीसी की वजह से बनने में एनीमिया हो जाएगा। तो हम कहते हैं किडनी फेलियर की वजह से एनीमिया भी कॉज होता है। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी को सर एनीमिया कहते हैं। क्या एनीमिया के इसमें कई टाइप्स हैं। रेड ब्लड सेल्स की एनीमिया ऐसी स्टेट है जिसमें ब्लड थोड़ी ऑक्सीजन लेके जा रहा है आपके टिश्यूज तक। वो रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, वो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, वो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है, वेरियस चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं, एनीमिया की एक टाइप बिल्कुल ऐसी होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया बात? सर जी जी सर प्लीज सर क्वेश्चन है कोई मेरा। बंदा है वो एनीमिक है, तो जैसे आपने कहा कि अगर हम फॉर एग्जांपल K2 या इस तरह मरी वाली जगह पे महीना या कुछ गुजारे तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा या फिर तब भी वो एनीमिक ही रहेगा? डिपेंड करता है उसका एनीमिया,
डिपेंड करता है उसका एनीमिया किस वजह से है। अब देखिए किसी इंसान के अंदर अगर एरिथ्रोपोइटिन फॉर्म हो रही, किडनी का फेलियर हुआ है, आप उसको लेके K2 में, तो उसको मजीद हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर भी बन रहा है, लेकिन आगे एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज नहीं कर पा रही क्योंकि उस बंदे की किडनी खराब हुई है। ठीक है, तो अगर इस तरह की इश्यूज होंगे तो फिर सारी बात है उसका एनीमिया नहीं ठीक हो सकता है। हाँ, अगर आर्मी की तादाद वैसे ही कम हुई हुई है, कोई आयरन डेफिशिएंसी वगैरह, अब अगर आयरन डेफिशिएंसी का है तो उसमें आपको आयरन की इंटेक इंक्रीज करनी पड़ेगी। एक बार की खुराक में आयरन ही नहीं है, आप वो K2 में लेकर बना नहीं सकता हीमोग्लोबिन। तो वो डिपेंड कर रहा है कि किस क्या कॉज के हीमोग्लोबिन सॉरी एनीमिया का। ठीक है जी सर एक और क्वेश्चन है। जी पूछे सर यहाँ पे लिखा था when both kidneys are removed from a person or when the kidneys are destroyed by renal disease the person invariably becomes very anemic। तो आगे मैंने लिखा है कि 10% जो एरिथ्रोपोइटिन जो लिवर वगैरह में बनता है it is sufficient to cause only 1/3 to half the RBC formation needed by the body। तो अगर वो 10% वहां से रिलीज भी हो रहा है तो 1/3 to half RBC प्रोडक्शन काफी है। तो ये तो हमने नहीं कहा कि उसमें आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कम हो रही है, इसीलिए हम एनीमिया कह रहे हैं। आरबीसी जब खत्म होगा तो